नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे HPAS करंट अफेयर्स करने वाले हैं 2022 के, जिसमें हम जो HPAS के जो कुछ करंट अफेयर्स, कुछ नायब तहसीलदार में जो करंट अफेयर्स आ सकते हैं तो वो करेंगे। और जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं 2022 के अंदर या 2023 के अंदर, वो हम यहाँ पे जो करने वाले हैं, उनके जो करंट अफेयर्स है यहाँ पे जो सॉल्व करने वाले हैं। तो ये करंट अफेयर्स आपको HPAS मेंस के लिए भी जो आपको रह सकते हैं। ठीक है, याद रखना, या नायब तहसीलदार जो मेंस होता है उसके मेंस के लिए भी जो है आपके लाभदायक हो सकते हैं। और अलाइड सर्विसेज का जो मेंस होता है उसके जो है वो लाभ ले भी लाभदायक आपको ये हो सकता है करंट अफेयर्स। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डिटेल वाइज लिखवाऊंगा, कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की। और अगर आप नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को। करीब करीब 24 टेस्ट हैं उसके अंदर, तो आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स चाहिए, ठीक है, इंडिया जीके प्लस HP जीके के जो वन लाइनर नोट्स चाहिए रिवीजन के लिए, या महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के नोट्स चाहिए, तो आप लोग जो है शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पे आपको जो है सब कुछ मिलेगा स्टोर सेक्शन के अंदर ही। ठीक है, तो नायब तहसीलदार की टेस्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। करीब करीब 24 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, और उन 24 टेस्ट में से कम आपको जाओ 40 to 50 क्वेश्चन, 56 to 72 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन जो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ सकते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आज हम यहाँ पे जाओ HPAS के करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जो कि आपके लास्ट 3 मंथ्स के, लास्ट 6 मंथ के हो सकते हैं। तो द हिंदू न्यूज़पेपर तो सबसे पहले पढ़िएगा। ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर और इनसाइट्स ऑन इंडिया की जो करंट अफेयर्स की बुक है, इनसाइट्स ऑन इंडिया की जो करंट अफेयर्स की बुक है, वो भी आप पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए। तो अब चलते हैं सबसे पहले करंट अफेयर्स के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे एक वर्ड आपको याद रखना है, हाइपरसोनिक। एक वर्ड आपको याद रखना है, सुपरसोनिक। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये दो वर्ड आपको याद रखना है, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक। एक आपको याद रखना है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड। देखो, जितने भी हमारे विपन्स होते हैं, जितने भी हमारे विपन्स होते हैं जो कि फ्लाई करते हैं, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ, एट अ स्पीड ऑफ 5 मैक। ठीक है, जो फ्लाई करते हैं एट अ स्पीड ऑफ 5 मैक, वो सारे के सारे जो आपके हाइपरसोनिक जो विपन्स हैं, जो कि 5 मैक की स्पीड पे जो आपके फ्लाई करते हैं। याद रखो, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? ये स्पीड ऑफ साउंड यानी कि 1 मैक है। कितनी है? 1 मैक है। ठीक है, तो उससे 5 गुना एक्स्ट्रा स्पीड से फ्लाई करने वाले जो विपन्स होते हैं हमारे, उनको क्या बोलते हैं? हम हाइपरसोनिक बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब देखो सुपरसोनिक क्या होता है? 5 गुना कम स्पीड वाले जो विपन्स है आपके, वो 1 मैक, यानी कि जो साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड की जो तर्ज पर चलते हैं, उनको बोलते हैं सुपरसोनिक। या थोड़ा उससे अबव चलते हैं, उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। जो 5 मैक से अबव स्पीड से चलते हैं विपन्स, उनको क्या बोलते हैं? आपका हाइपरसोनिक जो बोलते हैं। ठीक है, देखो, हाइपरसोनिक जो विपन्स होते हैं, हाइपरसोनिक जो विपन्स होते हैं, ठीक है, वो आपके ट्रेवल विद इन द एटमोस्फेयर, यानी कि एटमोस्फेयर के जो अंदर जो ट्रेवल जो करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। और इनकी स्पीड को डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। स्पीड डिटेक्शन इज हाईली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ठीक है, याद रखना है। तो याद रखो, हाइपरसोनिक क्या होता है? ऐसे फ्लाइंग वेपन्स जिनकी स्पीड जो स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना अधिक होती है, यानी कि 5 मैक होती है, उनको बोलते हैं आप हाइपरसोनिक वेपन्स। और सुपरसोनिक वेपन्स किस क्या कौन से होते हैं? जिनकी स्पीड 1 मैक या फिर 1 मैक से अबव होती है, उनको क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक जो वेपन्स बोलते हैं। इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ से ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरसोनिक, व्हाट डू यू मीन बाय सुपरसोनिक, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे सेकंड टॉपिक आता है एबल प्राइस से रिलेटेड। एबल प्राइस 2022 से रिलेटेड। सिंपल सी बात है
कि एक अमेरिकन मैथमेटिशियन है, एक अमेरिकन मैथमेटिशियन है, उन्हें एबल प्राइज 2022 दिया गया है। उनका नाम क्या है? प्रोफेसर डेनिस पी सुलिवान उनका जो नाम है। याद रखना ये आपके एक अमेरिकन मैथमेटिशियन है, इनको ये एबल पीस जो है आपका एबल प्राइज दिया गया है प्रोफेसर डेनिस पी सुलिवान को, अमेरिकन मैथमेटिशियन है ये। अब सिंपल सी बात है, ये एबल जो प्राइज है वो किसके द्वारा दिया जाता है? एक नॉर्वेजियन अकेडमी है, ये नॉर्वेजियन अकेडमी है ऑफ साइंस, इनके द्वारा जो है आपका ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब याद रखो, ये जो अवार्ड है, जिन्होंने अच्छे से जो टोपोलॉजी के बारे में, टोपोलॉजी में जो कंट्रीब्यूशन किया होता है, उनको ये दिया जाता है। टोपोलॉजी एक तरह से मैथमेटिक्स की ब्रांच है, ठीक है, या फिर जो बोल सकता हूँ एल्जेब्रिक, ज्योमेट्रिक और डायनेमिक एस्पेक्ट्स को जानने के लिए जो यहाँ पे बात की गई है, जो इसमें इस फील्ड में जो है वर्क करते हैं उनको ये दिया जाता है। मैथमेटिकल ब्रांच है एक तरह से। ठीक है, ठीक है, तो टोपोलॉजी एक तरह से मैथमेटिक्स की जो ब्रांच है। और याद रखो 19th सेंचुरी में इसका जो बॉर्न हुआ था। और यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे जितने भी एल्जेब्रिक या जियोमेट्रिक और आपके डायनेमिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनको जो स्टडी किया जाता है। तो टोपोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करने के लिए जो यहाँ पे एक अमेरिकन मैथमेटिशियन को एबल प्राइज दिया गया है 2022 का, जिनका नाम है प्रोफेसर डेनिस सुलिवान। इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इंडिया ने ये बोला है कि वो ट्यूबरकुलोसिस फ्री हो जाएंगे कौन से ईयर तक? 2025 तक ये बोला गया है। इंपॉर्टेंट, ये मार्क कीजिएगा, यहाँ से प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया ने बोला है कि वो टीबी फ्री हो जाएंगे 2025 तक। ठीक है, नेशनल जो ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, ठीक है, उनकी एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि इंडिया जो 2025 तक टीबी फ्री जो हो जाएगा। इसको आपने याद रखना है मेंस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज आपको याद रखनी है, रफ टूथड डॉल्फिन्स आपको पहली बार देखने को मिली है, जिसका नाम है आपका स्टेनोब्रेडेंसिस, इसका नाम है। तो रफ टूथ डॉल्फिन्स आपको यहाँ पे पहली बार देखने को मिली है, जिसका नाम है स्टेनोब्रेडेंसिस। ये आपको याद रखना है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है नाम, इसका साइंटिफिक नेम। ठीक है, इंडिया में आपको ये देखने को मिली है पहली बार। ठीक है, या ये बोल सकता है कि सी के ऊपर जो है पहली बार आपको ये देखने को मिली है। और ये एक तरह से मैराइन मैमल है। ठीक है, मैमल है। और याद रखना है, जो मैराइन मैमल्स जो रिसर्च सेंटर है उसके द्वारा जो इनको फाइंड आउट किया गया है। उनका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन लक्षद्वीप, उनके द्वारा जो है फाइंड आउट जो की गई है। तो रफ टूथड जो डॉल्फिन्स है उनको कहाँ पे फाइंड आउट किया गया है? लक्षद्वीप में जो फाइंड आउट किया गया है। इसके बारे में आपको इतना याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आप आगे चलेंगे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, देखो, इंडिया ने 27 मार्च 2022 को, ठीक है, टेस्ट फायर किया है। ठीक है, 2 आर्मी वर्जन मिसाइल का, 2 आर्मी वर्जन जो मीडियम रेंज की, जो मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, उसका जो एक तरह से टेस्ट फायर किया है चंदीपुर से। कहां से? चंदीपुर, उड़ीसा से। याद रखना है, तो ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, MRSM इसको नाम दिया गया है। ये आपकी डेवलप की गई है DRDO द्वारा और एक इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा। ठीक है, किसके लिए? आर्मी के लिए। ये आपको याद रखना है।
इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप ध्यान से लिखेगा। अब आपका आगे चलता हूँ थोड़ा सा। देखिए मैं इसको जो है आपको जो नोट्स बनाए हुए हैं मैंने कॉपी के ऊपर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे मैं आपको पीडीएफ जो है शेयर कर दूंगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि आपको देखने को मिल रहा है हीट वेव देखने को मिल रही है, हीट वेव देखने को मिल रही है। सिंपल सी बात है, व्हाट डू यू मीन बाय हीट वेव? हीट वेव का मतलब क्या है? सब सिंपल सी बात है, ये एक प्लेन इलाका है, ये एक प्लेन इलाका है, और एक ये आपका जो है वो हिली एरिया है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पे आपका जो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, इसके बीच में रहता है। लेकिन अगर देखो इस टेम्परेचर में, ऑप्टिमम टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो इंक्रीज देखने को मिलता है, या फिर यहाँ पे बोल सकता है कि 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास इंक्रीज देखने को मिलता है, तो वो क्या है आपकी, वो हीट वेव है। क्या है वो? हीट वेव है। तो आपको देखने को मिल रहा है कि काफी सारे इलाकों में जो इंडिया के हीट वेव चली हुई है। क्या चली हुई है? हीट वेव जो है चली हुई है। और टेम्परेचर क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। क्या कर रहा है? टेम्परेचर राइज कर रहा है, जिसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग आपको देखने को मिल रही है। क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग आपको देखने को मिल रही है। अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो काफी ज्यादा जो है वो पिघल चुके हैं। क्या हो चुके हैं? वो ग्लेशियर जो है आपके काफी ज्यादा जो है वो पिघल चुके हैं। और जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ये बोल सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो आपकी इंक्रीज हो चुकी है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट जो इंक्रीज हो चुका है। तो याद रखो कि ऑक्सीजन लेवल आपको कम देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से आपको देखने को मिलता है जब लू चलती है या हीट वेव चलती है, तो उस वजह से आपको जो पीपल की जो डेथ देखने को मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल लो है। तो अगर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना है तो हमें जो ट्री प्लांटेशन जो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है, हीट वेव आपको जो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से मेंस के अंदर। ठीक है, हीट वेव से रिलेटेड, इसको आप जो पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब याद रखो, इंडिया ने अभी रिसेंटली आपको देखने को मिलता है एक न्यू जो है वो सब वेरिएंट, जो न्यू सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो फाइंड आउट किया है। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसको हमने जो है ओमिक्रॉन एक्सी नाम दिया है। और ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? ये यूनाइटेड किंगडम से जो ओरिजिनेट ये हुआ है, इसको ध्यान देना है आपने। तो ओमिक्रॉन जो कहाँ से फाइंड आउट किया है गया है? यूके से फाइंड आउट किया गया है। और ये न्यू सब वेरिएंट है किसका? आपका कोरोना का, याद रखना है। और याद रखो, इसको लेकर जो सैंपल जो डायग्नोज किए गए थे, एनालाइज किए गए थे, जो आपकी इंडियन जो आपकी सार्स जो कोविड 2 जीनोमिक्स लेबोरेटरी है, कंसोर्टियम जो लेबोरेटरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसाकॉग बोलते हैं, याद रखना है। उसके द्वारा जो इसके जो सैंपल एनालाइज किए गए थे, और यहाँ पे उनको फाइंड आउट करने के बाद क्या मिला कि यहाँ पे जो एक्सी जो रिकॉम्बिनेंट है, जो कि म्यूटेशन, किसका म्यूटेशन का जो पार्ट रहता है? BA1 एंड BA2 का, ये रिकॉम्बिनेशन का पार्ट रहता है। तो ये फाइंड आउट हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया है कि ओमिक्रॉन का एक कोरोना जो है, कोरोना का एक न्यू सब वेरिएंट जो है फाइंड आउट किया गया है, ओमिक्रॉन एक्सी। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से। तो इसको जो है इंडियन जो सार्स जो कोविड 2 जीनोमिक कंसोर्टियम जो लेबोरेटरी है, उसके द्वारा जो एनालाइज किया गया है, और उन्होंने फाइंड आउट किया है कि वहां पे एक्सी रिकॉम्बिनेंट जो है देखने को मिला है। और वो किसका म्यूटेशन है? एक तरह से रिकॉम्बिनेंट है, एक तरह से BA1 और BA2 का जो रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। और अब यहाँ पे आपको याद रखना है, एक ईडार पोर्टल लॉन्च किया गया है। ईडार पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ईडार पोर्टल जो है वो डिजाइन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इन कंसल्टेशन विद कंपनीज ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, याद रखो, गवर्नमेंट के द्वारा जो इसको जो प्रिपेयर किया गया है, कंपनीज जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है उनके कंसल्टेशन के बाद ईडार पोर्टल। सिंपल सी बात आपको याद रखना है
कि कोई भी अगर मान लो एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी आपकी एक्सीडेंट हो जाती है, और उसमें याद रखो उसकी जो डिटेल होती है, मान लो उसके बाद एफआईआर होती है, तो उसकी जो है डिटेल होती है व्यक्ति की, वो आपकी इस ईडार पोर्टल पे आपको जो है मिल जाएगी। ठीक है, ताकि जो एक्सीडेंटल क्लेम कर सके। ठीक है, एक्सीडेंटल जो क्लेम मिलता है, इंश्योरेंस जो मिलता है, उसको जो क्लेम कर सके। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे ये बोला गया है, तो याद रखना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा जो है इसको ईडार पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है या डेवलप किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है डार्क इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक एक तरह से डिटेल्ड एक्सीडेंटल रिपोर्ट यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये आपको याद रखना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मिलकर जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज द्वारा जो है ईडार पोर्टल बनाया गया है, ताकि जब कोई एक्सीडेंटल जो क्लेम चाहता है तो उसका जो सारा सारा डाटा जो है यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, ईडार पोर्टल। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको जो पहले ही बताया है, इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, या फिर यहाँ पे बोल सकता हूं मैं यूनिवर्सल है आपकी एक तरह से आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, देखो यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि एनीमिया जो है वो जरूरी नहीं है कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो। एनीमिया जो है कुछ और कारणों की वजह से भी जो होता है। ठीक है, देखो आयरन डेफिशिएंसी इंडिया में है क्यों? असल में आयरन डेफिशिएंसी इंडिया में है क्यों? रीजन ये है कि हम पुअर ऑब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी का। ठीक है, याद रखना है। अब वो एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होता है वो ढंग से? वो क्योंकि आयरन के जो सब्सटेंस होता है, जो आयरन होता है, जहाँ पे आयरन होता है वहां पे जो सब्सटेंस होता है एक फाइटेट, वो आयरन को जो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होने देता। ये सब्सटेंस जो आपका जो सीरियल्स होते हैं ना, सीरियल ग्रेन्स होते हैं, उसके अंदर होता है फाइटेट। तो ये जो सब्सटेंस है वो आयरन को अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं होने देता। इसी की वजह से आपको जो इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। लेकिन इंडिया के फूड में आयरन जो रिच मात्रा में है, ये भी बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बोला गया है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है मेंस पर्सपेक्टिव से, इसको आपने जो याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका इंडिया का फर्स्ट जो 99.999% प्योर जो ग्रीन हाइड्रोजन जो प्लांट है, जिसमें हाइड्रोजन जो गैस आपकी प्रोड्यूस की जाएगी, वो आपका जो इनॉग्रेट किया गया है असम के जोरहाट में। ये आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो आपको याद रखना है कि असम के जोरहाट में इंडिया का फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट 99.9% जिसकी प्योरिटी है वो इंस्टॉल जो किया गया है। ठीक है, ताकि वो जो एक दिन में 10 किलोग्राम के आसपास जो हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस कर सके। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो ग्रीन हाइड्रोजन जो एक तरह से एक फ्यूल है जो कि रिप्लेस कर सकता है आने वाले समय में फोसिल फ्यूल्स को। ठीक है, जो फोसिल फ्यूल्स के थ्रू जो आपका गाड़ियां चलती है, उसको उसकी जगह हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? हाइड्रोजन गैस का यूज कर सकते हैं। और ये जो हाइड्रोजन गैस है, ग्रीन हाइड्रोजन है, वो हमेशा याद रखें वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स से जो प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। ठीक है, और ये आपको याद रखना है ताकि हम जो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वो कम कर सकें। ठीक है, अब ये भी बोला गया है कि जो बनाना की जो पील होती है उसमें भी आपको जो हाइड्रोजन देखने को मिलता है, तो उससे भी जो हम हाइड्रोजन जो प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा और। देखिए यहाँ पे आता है आपका जो सिक्स्थ एंड लास्ट फ्रेंच स्कॉर्पिन जो क्लास सबमरीन है इंडियन नेवी के लिए, वो प्रिपेयर कर दी गई है, जिसका नाम है INS वागशीर। ठीक है, वो प्रिपेयर कर दी गई है। ठीक है, और इसके लिए प्रोजेक्ट 75 चलाया गया था। प्रोजेक्ट
चलाया गया था। तो याद रखना है प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन्स जो है बनाई जानी थी, ठीक है, स्कॉर्पियन श्रेणी की, जिसमें से लास्ट जो सबमरीन है वो आईएनएस वागशीर है, जिसको मुंबई के जो मजगांव डॉकयार्ड है, मजगांव जो डॉकयार्ड है वहां पे जाओ कमीशन जाओ किया गया है, लॉन्च किया गया है एक तरह से, याद रखना है। तो पहली आपकी जो स्कॉर्पियन श्रेणी की जो सबमरीन थी वो आपकी आईएनएस कलवरी थी। कौन सी थी? आईएनएस कलवरी। दूसरी आपकी आईएनएस खंडेरी, नाम याद रख सकते हैं इसके। तीसरी आपकी आईएनएस वेला, ठीक है, आईएनएस वागीर। चौथी आपकी आईएनएस करंज। पांचवी आपकी आईएनएस वेला और छठी आपकी आईएनएस वागशीर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको जो प्रोजेक्ट 75 के तहत जो बनाई गई कुछ सबमरीन्स है, ये आपको याद रखना है। देखिए ये जो करंट अफेयर्स मैं करा रहा हूँ वो द हिंदू में आए हुए हैं करंट अफेयर्स, और अभी आपने देखा होगा यूपीएससी वगैरह में क्वेश्चन में जो आए थे वो द हिंदू से ही मैक्सिमम आए थे। तो इसको स्किप मत करना पूरे वीडियो को, और मैं टेलीग्राम पे इसका जो पीडीएफ डाल दूंगा नोट्स का बनाकर, तो अच्छे से आप वहां पे जो पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो रिसर्चर्स हैं इसरो के और आईआईएससी बेंगलुरु के, ठीक है, उन्होंने एक तरह से मार्शियन सॉइल से बनी हुई, ठीक है, ब्रिक्स जो ईंटें हैं वो बनाई हैं। इसमें उन्होंने स्पेशल बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है। इसका स्पेशल बैक्टीरिया का इस्तेमाल जो है यहाँ पे किया गया है, याद रखना है। उस स्पेशल बैक्टीरिया का नाम क्या है? याद रखना है आपको, स्पोरो सार्सिना उसका जो नाम है, पेस्ट्यूराई, ठीक है, याद रखना। तो मार्शियन सॉइल से बनाई हुई ब्रिक्स को किस बैक्टीरिया से बनाया गया है? वो आपका स्पोरोसार्सिना पेस्ट्यूराई से जो बनाया गया है, इसरो और आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है ये ब्रिक्स क्यों बनाई गई है? ये ब्रिक्स इसलिए बनाई गई है ताकि मार्स के ऊपर जाओ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जाओ कर सकें, ये आपको याद रखना है, ठीक है। या फिर रेड प्लेनेट के ऊपर जाओ कंस्ट्रक्शन कर सके, कंस्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ पे बनाई गई है इसरो द्वारा और आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखो एक स्टडी की गई थी, ठीक है, आरएमएसआई द्वारा जो एक स्टडी की गई थी। ये एक नोएडा बेस्ड आईटी कंसल्टिंग फर्म है, उसके द्वारा जो स्टडी की गई थी, ठीक है। इसके ऊपर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पे जो रिपोर्ट्स जो जारी की गई थी कोस्टल सिटीज के ऊपर, ठीक है, कोस्टल सिटीज के ऊपर। यहाँ पे बोला गया है इनके द्वारा कि 2050 तक जो आपके राइजिंग हो जाएगा सी लेवल का जो राइजिंग जो हो जाएगा, और जो कोस्टल एरियाज हैं, जो कोस्टल जो सिटीज हैं आपकी वो डूब जाएंगे, सबमर्ज जो हो जाएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आरएमएसआई नोएडा बेस्ड आईटी कंसल्टिंग फर्म द्वारा जो एक रिपोर्ट जारी की गई थी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो कि कोस्टल सिटीज के बारे में थी, जिसमें ये बोला गया है कि 2050 तक जो सी लेवल जो राइज हो जाएगा और कोस्टल जो आपकी सिटीज कुछ जो आपका इलाका जो सबमर्ज जो हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, याद रखना है, ये आपको याद रखना है, इसको आपने जो अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे आगे चलता हूं मैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे याद रखते हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंसेस की एक रिपोर्ट आती है एंड टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट आती है, याद रखना है एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। यहां पे सिंपल सी बात याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट
क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, हेडेड बाय राज्यसभा मेंबर जयराम रमेश। जयराम रमेश इनके द्वारा जो है वो ये स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट थी ये रिलीज की जाती है। ठीक है, यहां पे जो ये रिपोर्ट ये एनालाइज करती है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट जो बिल है 2022 वाला 21 वाला, ठीक है, उसको लोकसभा पे जाओ, सभा पटल में जाओ रख दिया गया है, यानी कि उसको जो टेबल जाओ कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है वो एक तरह से लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि हम जाओ वेरियस स्पीशीज को, जो वाइल्ड एनिमल्स की या फिर प्लांट्स की वेरियस स्पीशीज हैं उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पे उसमें जो अमेंडमेंट किया जा रहा है और एक नया प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021, याद रखना है। तो उसको जो सभा पटल पे जाओ रखा गया है लोकसभा में, और इसके लिए कमेटी बिठाई गई थी, जयराम रमेश जो उसके हेड थे, राज्यसभा मेंबर, स्टैंडिंग कमेटी बिठाई गई थी, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी NMML ये आपकी ओपन की गई है पब्लिक के लिए, जिसमें आपको जितने भी आज तक प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनके बारे में जानकारी, उनकी फोटोग्राफ्स आपको जाओ मिलेगी। ये उनको जाओ डेडिकेट की गई है, जितने भी फॉर्मर जाओ प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इसको न्यू दिल्ली में जो इनॉग्रेट जाओ किया गया है, याद रखना है। अब एक और चीज आपको याद रखना है, आगे चलते हैं थोड़ा सा और, कि आंध्र प्रदेश वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट जो है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट जो है उन्होंने जो स्पीड बोटिंग को जो इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है, स्पीड बोटिंग को जो इंट्रोड्यूस किया है, जो कि गोदावरी एस्चुरी के पास है, गोदावरी एस्चुरी के पास है, एक तरह से कोस्टल इलाके में। तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद रखनी है, वहां पे स्पीड बोटिंग को जो इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट द्वारा जो ये डिसीजन लिया गया है, इसको आपने याद रखना है। आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से काफी क्वेश्चन आते हैं, हिमाचल की भी याद रखिएगा और नेशनल लेवल की भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक आपको नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आपको याद रखना है, रिसेंटली न्यूज में था, जयपुर राजस्थान में है। कहां पर, जयपुर राजस्थान में है। ठीक है, यहां पे याद रखना है इसी इलाके में एक आपको रणथंबोर टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी न्यूज में था। पेंगोलिन यहां पे जाओ एंडेंजर्ड मैमल, यहां पे जाओ उसको रेस्क्यू किया गया था। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में था। ठीक है, ये आपका जयपुर राजस्थान में ही है। और एक आपको नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क आपको देखने को मिलता है उड़ीसा में, ये भी आपका न्यूज में था। तो ये कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आपका जयपुर राजस्थान, और नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क आपका उड़ीसा में है। ठीक है, आपको याद रखना है। अभी आपने हाल ही में जो सुना होगा कि पिग का हार्ट जो ह्यूमन के अंदर ट्रांसप्लांट किया गया है। ठीक है, ह्यूमन के अंदर जो ट्रांसप्लांट जो किया गया है, देखिए पिग का जब हार्ट ह्यूमन के अंदर ट्रांसप्लांट किया गया है तो उसके 1 मंथ बाद जो व्यक्ति था जिसके अंदर पिग का जो हार्ट जो ट्रांसप्लांट किया गया था वो उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, रीजन क्या थे उसके पीछे, डेथ के पीछे, वहां पे ये बोला गया है कि एक पोर्साइन वायरस जब फाइंड आउट किया गया था पिग के हार्ट के अंदर, तो उस पोर्साइन वायरस के जो फैलने की वजह से, ठीक है, उसके जो फैलने की वजह से जो उस व्यक्ति की डेथ हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है, इसको आपने याद रखना है। तो ये जो पोर्साइन वायरस है ये हार्ट को डैमेज करता है जनरली, और याद रखना है कि जो पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है वो कब सबसे पहले जो आपका
अमेरिका में हुआ था। ठीक है, यूएस पर्सन था एक, उसको जो उसके अंदर जो पिक का जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था और उसकी डेथ हो गई थी 1 महीने बाद। किस वजह से? पोर्साइन वायरस की वजह से जो वो डेथ हो गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक आपको याद रखनी है, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गोवा में है। और याद रखना है, एक अटल कैंसर सेंटर अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है अंबाला कैंट में। ठीक है, याद रखना है। तो कोशिश की मैंने जितने करंट अफेयर्स में आपको करा सकता था उतने मैंने आपको करवाए। ठीक है, और जो भी आगे जाए मैं आपको करंट अफेयर्स दिखाऊंगा, जो भी आपको मेरे को मिलेंगे करंट अफेयर्स मैं आपको करवाऊंगा अच्छे से। तो आज मैंने आपको जो है 2 लेक्चर लिए हैं, एक बायोलॉजी का लेक्चर लिया है और एक आपका जो HPS करंट अफेयर्स का लेक्चर लिया है। ठीक है, तो संडे को मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है दूसरा जो है लेक्चर आपको दूं लेक्चर। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। टेलीग्राम पे मैं जो नोट्स शेयर कर दूंगा आज के इसके, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।